वही सारे अनुभवों को मैं आज आपके बीच में साझा करूंगा। ठीक है, मैं अपनी बस बात रखूंगा। आपको इस पूरे सेशन में ये देखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट निकल के आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे ध्यान फोकस के साथ में आप इस सेशन को अटेंड करेंगे। ठीक है, और चीजें जो होंगी वो समझने के लिए होंगी। नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके दोबारा कभी खोल के देखते हो तो आप जरूर स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। ठीक है, मैंने भी दुनिया भर के स्क्रीनशॉट लिए हैं मीटिंगों के, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी मैंने दोबारा खोल के भी देखे होंगे। हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है। ठीक है, हम बिजी लोग। आज ट्रेनिंग है, फिर कल नहीं आ जाएगी तो पुरानी को भूल जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि जो चीजें आप सुने वो आपके सीधे मस्तिष्क के अंदर जाएं। ठीक है, और वो भी उस वाले हिस्से में जाएं जहाँ पे वो आपके जीवन में गुण करें, ना कि खाली आप उनको याद रखें, क्योंकि बातें प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि आज हम लोग चर्चा करेंगे वो कोई ट्रेनिंग नहीं, बल्कि बिल्कुल रियलिस्टिक वाली जानकारी, जो कि लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है बस। ठीक है, ठीक है, केवल जानने की आवश्यकता नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो ध्यानपूर्वक सेशन अटेंड करेंगे, और जो लोग एटलीस्ट करेंगे वो तो करेंगे ही। ठीक है, और जिनमें डेफिशिएंसी होगी वो नहीं करेंगे। तो उन्हीं कारणों पे चलते हैं, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम लोग 9:30 से पहले ही क्लोज करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अगर कुछ होंगे आपके या कोई बात होगी तो हम लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्रेजेंटेशन को। 200 लोग हमारे बीच आ चुके हैं, बाकी के और लोग जिनमें डेफिशिएंसी है वो धीरे धीरे आ जाएंगे। तो आज का जो हमारा मुद्दा है बात करने का, वो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तड़कता भड़कता टॉपिक। ठीक है, जो कि हम लोग काफी बार सुन चुके हैं ऑलमोस्ट। ऐसी बात नहीं कि हम पहली बार बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा मेरा पॉइंट यहाँ पे ये भी था रखने वाला कि सारी बातों को ये सोच के सुनना है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत बार जब दो चार पुरानी बातें हमारे बीच में करी जाती है तो हमें लगता है यार ये वाली बात तो बताई थी पिछली मीटिंग में। ठीक है, तो मुझे पता है, लेकिन पता होना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उन सारी बातों को में से शायद 5% बातें ही आपने अप्लाई करी होंगी। ठीक है, तो आज बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट से ऐसे सुनना है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, और अपने लिए सुनना है, किसी और के लिए नहीं कि आप दुनिया को समझा दें या दुनिया समझ ले। नहीं, मैं समझ जाऊं और मैं इंप्लीमेंट कर लूं, बस इतना सा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीपीटी को। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा जो प्राइम फोकस रहता है कि हेल्थ ही रियल वेल्थ है। ठीक है, स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं हमारे जीवन में। अ, ये वाला वो धन है जो खो जाता है तो फिर उसकी वैल्यू समझ में आती है। ठीक है, तो इससे ऊपर कोई धन नहीं है। और आज के दिन तो स्पेशली जब हम लोग 2026 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में डील कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ के अलग अलग तरीके के चैलेंजेस ऐसे जो सुने भी नहीं थे कभी। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं थे, वो सारे चैलेंजेस पिछले 5-10 साल से हम लोग महसूस कर रहे हैं। जब से कोविड आया, कोविड ने बहुत सारी हमारी कमियां उजागर करी। हमें पहली बार इम्यूनिटी के बारे में पता चला। ठीक है, पहली बार बहुत सारी कमियों के बारे में पता चला, बॉडी चेकअप करवाने का महत्व पता चला। ठीक है, तो ये बात, ये लाइन सुनते बचपन से आ रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो इसको अपने मन में बैठा चुके हैं कि हाँ यार वाकई में शरीर से बढ़ के कुछ भी नहीं है, हेल्थ ही रियल हमारी संपत्ति है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात जितनी बार आप सुने उतनी बार आप अपने मन में कंठस्थ करते चले जाएं कि शरीर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत विषय के ऊपर में, जो कि है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। और ये केवल डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा पेंडेमिक इस देश में बन चुका है। ठीक है, बिगेस्ट पेंडेमिक अगर हम बोलें। ठीक है, और ये सालों से बनता आ रहा है, ये कोई आज की एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि अचानक से ये सब कुछ हुआ है। बड़े सालों से अपने देश में ये प्रॉब्लम या ये कमी बेसिकली चलती आ रही है, और आज इस स्तर पे हम पहुंच गए हैं कि इसको हम पेंडेमिक बोल सकते हैं। ठीक है, आज इंडिया में करीबन 10 में से 9 लोगों की जो डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। 10 में से 9 लोग, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग। ठीक है, 10 में से 9 सारे ही होते हैं। और ज्यादातर लोगों का इसमें दोष भी नहीं है। ठीक है, क्यों दोष नहीं है? क्योंकि प्रोटीन की कमी के, अगर हम इन कारणों के बारे में जाने कि प्रोटीन की कमी के 2 बड़े कारण क्या है, तो 90% लोग ये बोलते हैं कि उनको ये पता ही नहीं कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए। और
भी ज्यादा लोगों को ये लगता है कि उनको पता ही नहीं कि उनमें प्रोटीन की कमी भी है क्या। मतलब 90% लोग जिनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या जिनकी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंट है, उन लोगों को ये पता ही नहीं कि उनमें कमी भी है क्या। उनको लगता है कि सब ठीक है, ठीक है, मैं बिल्कुल राम राज्य में जी रहा हूँ, बिल्कुल सब सुनहरा एकदम हंसता खेलता चल रहा है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी मतलब कारण है वो कमी होने का। और नतीजा क्या हो रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो रही हैं, ठीक है। मसल वीकनेस में तो हम लोग नंबर 1 है, प्रोटीन डेफिशिएंसी में हम लोग नंबर 1 है, ठीक है। प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन होता क्या है, तो प्रोटीन एक एमिनो एसिड से बनी हुई लंबी चेन होती है जो बॉडी के हर हिस्से में पाई जाती है, और अलग अलग काम हमारे शरीर के इस प्रोटीन की वजह से होते हैं, चाहे वो बॉडी का डेवलपमेंट है, चाहे रख रखाव है, चाहे मरम्मत है, ठीक है। सब कुछ हमारी बॉडी में जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ में, उसी बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता कैसे लगेगा कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो प्रोटीन की कमी का जो सबसे मोटे मोटे जो सिम्टम है वो है कि आपकी बोन्स और मांसपेशियां दोनों वीक हो जाती हैं, ठीक है। और ये इश्यू मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को फील होता होगा, ठीक है। दूसरा, क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, मतलब लगातार आप में वो एनर्जी डेफिशिएंसी बनी हुई है, एनर्जी की कमी आप हमेशा फील करते हैं, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि कल आप बहुत एनर्जेटिक थे और आज आप थका हुआ महसूस करें, नहीं, आप हमेशा ही थका हुआ महसूस करते हैं। ये प्रोटीन डेफिशिएंसी का साइन है, ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटी का वीक होना, नींद अच्छे से नहीं आना। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो आप मान लो कि आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो, ठीक है। आप में बायोटीन की कमी बाद में, पहले आप में प्रोटीन की कमी है। अगर आपके नाखून वीक हो रहे हैं, नाखून अपने आप टूट जाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो गया है, ठीक है, जिसके रिवर्स इफेक्ट अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। मूड स्विंग्स आते हैं, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, तो पहली प्रॉब्लम पकड़ में आनी चाहिए वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। और ये है उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन इंडिया में, जो इसको बोला जाता है इंडियन पोर्ट बेली। और ये पूरी दुनिया भर में फेमस हो गई है ये बात कि इंडियंस को पेट बहुत जल्दी आता है, ठीक है। या ज्यादातर इंडियंस को देखेंगे आप, ठीक है, अभी अगर आप अपने आप को भी देखेंगे ऐसे गर्दन झुका के, तो आप पेट दिखेगा नीचे अपना, ठीक है। तो ज्यादातर इंडियंस के साथ आज के दिन प्रॉब्लम आ गई है। एक जमाने में ये स्टेटस सिंबल माना जाता था, ठीक है। लोगों को लगता था कि यार पेट है तो हम तो भारी आदमी हैं, ठीक है, खाते पीते घर के हैं, और इस बात में वो प्राउड महसूस किया करते थे, ठीक है। और आज के दिन ये पेट जो है वो एक साइलेंट किलर का काम कर रहा है, ठीक है। आज के दिन ये कोई भी प्राउड का मोमेंट नहीं है। और ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे जो रियल की चैलेंज है वो है कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंस। हमारी जो इंडियन डाइट है, ठीक है, और ये इस बात से आप सारे लोग रिलेट करेंगे, और मैं चाहता भी हूं कि आप इस बात को महसूस करें कि हाँ यही हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडियन जो डाइट है, हम लोगों की जो पारंपरिक मतलब हमारा जो खान पान है, उसमें ज्यादातर क्या डोमिनेंट रहता है, रोटी और चावल, ठीक है। और इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा। आप 7 दिन की अगर अपनी डाइट नोटिस करेंगे, अगर आप 7 दिन में 21 बार खाना खाते हैं, 21 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो आप देखेंगे 17-18 बार आप रोटी और चावल ही खा रहे हैं, या कोई XYZ सब्जी हो सकती है, गाजर की सब्जी, मूली की सब्जी, मूली के पराठे, गाजर के पराठे, गोभी के पराठे, ठीक है, और आलू की सब्जी, आलू मटर, आलू गोभी, और सिंपल आलू हो सकता है। और भंडारे जो हमारे देश में है वो इस बात के बिल्कुल स्पष्ट वो है, क्या बोल सकते हैं, गवाह है बिल्कुल कि हमारी डाइट कैसी है, ठीक है। भंडारों में क्या होता है, पूड़ी और आलू की सब्जी, ठीक है। अभी होली के दिन भी यही वाला हाल था, और जो आदमी आपको सामने बैठ के भी ज्ञान की बातें कर रहा है, उसने 10 पूड़ी खाई उस दिन आलू की सब्जी के साथ में। और मुझे लगा कि यार यही तो खा रहे हम लोग, ठीक है। मैंने होली वाले दिन 10 पूड़ी खाई, ठीक है, मतलब 10 पूड़ी किसको कहते हैं। और 2 दिन से 2 दिन क्या, होली हो गए 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन से पेट हल्का सा बाहर आया। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, और मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके बीच में कि हम महसूस करें कि हम लोग लिटरली प्रॉब्लम जोन में है। तो मैंने पिछले 5-7 दिन से मैं
मतलब एक तरीके का परेशान जोन में चला गया। हल्का सा मेरा पेट आया और मुझे इस बात से बिल्कुल सख्त नफरत है कि मेरा पेट आए। मैं हमेशा मीटिंगों में बात रखता भी हूँ कि आदमी जब नीचे झुक के देखे तो उसको अपना बेल्ट नजर आए, पेट नजर ना आए, तब आप माने कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, या काइंड ऑफ आप प्राउड तो महसूस कर सकते हैं इस बात में। और जब मुझे लगा कि यार मेरा हल्का सा पेट आ गया, मैं इस बात से बहुत चिंतित हो गया। और मैं फिर अपने पिछले 1 महीने की मैंने अपनी डाइट को खंगाला कि मैंने क्या खाया पिछले में, क्योंकि ये बात तो तय है कि वो होली वाली पूड़ियों से वो पेट नहीं आया अचानक से, ठीक है, वो पिछले पास्ट कुछ महीने की जो डाइट मेरी रही उसकी वजह से आया, ठीक है। और फिर ये बात निकल के आई कि एक्चुअल में हम लोगों की डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट डोमिनेट हो रखी है, ठीक है। बेस जो उसका होता है वो रोटी रोटी और चावल होता है, उसके साथ कोई भी एक सब्जी होती है और कोई ना कोई एक सलाद, अचार या पापड़ या तला भुना कुछ ना कुछ होता है। तो होता क्या, इस इम्बेलेंस की वजह से धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट का प्राइमरी हिस्सा बन जाते हैं। मतलब आपकी जो मेजोरिटी ऑफ कैलोरी है, अगर आपकी 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, और ये हम सबकी बात कर रहे हैं 344 लोगों में, पूरे 344 लोगों की यही कहानी है कि अगर आपकी 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है पूरे पर डे की, तो उसमें से 1400-1500 कैलोरी उसी कार्बोहाइड्रेट की तरफ से आ रही है, वही मेजर डोमिनेंट हिस्सा आपकी कैलोरीज का। और उसकी वजह से क्या हो गया, प्रोटीन इनसफिशिएंट हो गया कि आपकी थाली में प्रोटीन का हिस्सा ही नहीं है, ना आपके वो कैलोरीज के टोटल कैलोरी में प्रोटीन का हिस्सा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और उसके बाद बिल्कुल अचानक से थकान आती है, तो आपकी एनर्जी ऐसे सूं करके ऊपर जाती है और बिल्कुल एकदम डिप मारती है। दूसरा, जब कार्बोहाइड्रेट हैवी रहेगा और प्रोटीन डेफिशिएंट रहेगा, तो धीरे 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 आपका मेटाबॉलिज्म वीक होता चला जाता है। क्यों? आप इसको इस बात से समझें कि अगर आप अपनी बॉडी से मशक्कत नहीं करवाएंगे, आप कोई काम नहीं करवाएंगे, तो आपका शरीर धीरे धीरे लेथार्जिक बनता चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म भी काम करता है। अगर आप उसको मजबूर नहीं करेंगे कोई जोर लगाने वाला काम करने पे, और उसको आसान आसान चीजें आप देंगे, तो धीरे धीरे वो वीक बनता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा माहौल जिसको मिलता है वो वीक बनता चला जाता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट चूंकि डाइजेस्ट करने में बहुत इजी होते हैं, बहुत आसानी से पच जाता है, इसलिए डाइजेशन को जोर नहीं आता और धीरे धीरे वो डाइजेशन वीक होता चला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो मसल्स ही हैं डाइजेशन में भी, छोटी हाथ में भी वो मसल्स ही हैं सारी की सारी, जो जोर लगाती हैं कोई भी चीज को डाइजेस्ट करने में, और वो धीरे धीरे आपका पाचन वीक होता चला जाता है। और फिर आप और ज्यादा फैट को गेन करते हैं, क्योंकि आपका डाइजेशन वीक हो गया, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो गई, आप ले अभी भी उतनी ही कैलोरी रहे हैं, और धीरे धीरे आपको पता नहीं लग रहा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो गई, आप खाते उतना ही, इसलिए जो एक्स्ट्रा कैलोरी आप ले रहे हैं, धीरे 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 वो फैट एक्यूमुलेट होता जा रहा है और धीरे धीरे आपका पेट आता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। और आपको लगता है यार मैं तो उतना ही खा रहा हूँ। मतलब बहुत सारे लोग इस बात पे आश्चर्य करते हैं कि यार हमने तो कुछ चेंज भी नहीं किया अपनी डाइट में, हम तो वैसे ही खा रहे हैं, ठीक है। हम तो 2 रोटी खाते थे पहले, 2 रोटी खाते हैं अभी भी, अब पता नहीं क्यों पेट आ रहा है। और ऐसे आश्चर्य दिखाते हैं जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं, और जेन्युइनली उनकी गलती नहीं है इस मामले में। तो ये रियल रीजन जो आपको समझ में आया अभी कि जिसकी वजह से ये पोर्ट वैली हमारी बढ़ रही है। और इसके गलती के कारण क्या क्या है, सबसे पहला कि लेक ऑफ अवेयरनेस, प्रोटीन की लिटरली अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए और कौन कौन से फूड सोर्सेज है जिनसे हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। बस स्कूलों में पढ़ा दिया कि दाल खाओ बच्चों, दाल खाओ बच्चों, बच्चे दाल खा रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं कि दाल में प्रोटीन नहीं है। दाल मेजरली कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ना कि प्रोटीन का। दालें मेजरली कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ना कि प्रोटीन का, ठीक है। दूसरा, प्रोटीन को लेके मिथ और परसेप्शन बन गए, भ्रांतियां फैल गई मार्केट में कि जी बॉडी बिल्डर खाते हैं तो ठीक है, आप तुम गांव में बोलते थे कि तूने कौन सी बॉडी बनानी है जो तू प्रोटीन खाएगा, रोटी सब्जी खा आराम से, ठीक है। ये बोल बोल के और ज्यादा डाइट में डेफिशिएंसी चली गई, ठीक है। उसके बाद ऊपर से वेजिटेरियन डाइट में वैसे ही ज्यादा फूड सोर्सेज अवेलेबल है नहीं। फिर क्या हुआ, अगर थोड़े बहुत फूड सोर्सेज मिले भी तो प्रोटीन उन सोर्सेज के थ्रू जो मिल रहा वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता बॉडी में, ठीक है। उसकी डाइजेस्टिबिलिटी के या उसकी क्वालिटी के इश्यूज निकल के आते हैं। जैसे दाल में थोड़ा प्रोटीन होता है लेकिन सारे अमीनो एसिड नहीं होते, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है कोई दूसरा फूड, ठीक है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठा पाते। तो दाल के साथ चावल इसलिए खाते बेसिकली क्योंकि चावल में कुछ अमीनो एसिड हैं जो कि दाल में नहीं है, तो दोनों एक साथ खाओ तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो मैक्सिमम 30-35% हो पाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी अनाज हैं, आप में से ज्यादातर लोगों ने
एक वो लाइन सुनी होगी, पेडकास स्कोर, PDCASS। जब हम प्रोटीन या शेक के बारे में बताते हैं तो बोलते हैं जी पेडकास स्कोर 1 है हमारे प्रोटीन का। वो पेडकास स्कोर सारे प्रोटीन फूड्स का होता है। पेडकास स्कोर 1 का मतलब वो प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल है और हाईली एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, आपके बॉडी में वो 80-90% तक लगेगा। तो क्या ये पैड का स्कोर बाकी चीजों का भी होगा? यस। दालों का? यस। कितना? 0.5 से 0.6। जितने अनाज है उनका कितना पैड का स्कोर होता है? 0.5 से 0.6। मतलब वो ना तो इजीली डाइजेस्टेबल है प्रोटीन और ना ही वो बॉडी में आपके अच्छे से लगेगा। और उसके बाद और XYZ रीजन और उन सारे रीजनों की वजह से आज के दिन हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंट बन गए हैं और उसकी वजह से 50 प्रॉब्लम हमारा वेट कर रही हैं। तो अब समझते हैं कि प्रोटीन जरूरी क्यों है, और जब हम जरूर समझेंगे तो हमें उसका नुकसान भी साथ साथ में समझ में आता चला जाएगा। भाई एक चीज का ये फायदा है, तो अगर वो फायदा नहीं हो तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान होगा। तो हम लोग फायदे और नुकसान अब एक साथ समझते जाएंगे। तो टोटल 8-9 पॉइंट हैं जिनमें हम प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो सबसे पहला है कि प्रोटीन जरूरी क्यों है। तो प्रोटीन जरूरी है आपकी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, अगर आपकी बॉडी को ग्रो करना है, अब ग्रो का मतलब यहाँ दो एग्जाम्पल है। ग्रोथ किसको चाहिए? बच्चों को चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे हैं वो ग्रो अच्छे से करें, उनकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से, उनकी हाइट बढ़े, उनकी मसल्स बढ़े, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी मजबूत बने। तो उनको मेजर सोर्स क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक है, विटामिन मिनरल बाद में चाहिए, मेजरली क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्रोटीन की एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, कि आपकी बॉडी में टिश्यूज मसल्स ब्रेक होती हैं और वो वापस रीबिल्ड होती है प्रोटीन की वजह से। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में बॉडी की जो मसल्स ब्रेक होती हैं, टिश्यूज ब्रेक होते हैं, वो ज्यादा होते हैं ब्रेक और पूरी नहीं कर रहे, तो फिर धीरे धीरे वो कमी होगी। जैसे अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल्स को एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होता है नॉर्मल महिला की तुलना में, और वो उस पीरियड में हमारे देश की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ज्यादातर फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं कर पाती अपनी खुद की, जबकि उसको वहां पे एक एक्स्ट्रा और चाहिए होती है। मतलब वहां पे 2 लोगों को प्रोटीन चाहिए होता है, वो खुद की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही होती, और उस प्रोसेस में ज्यादातर ये देखा जाता है फिर बच्चा होने के बाद जी वेट बढ़ गया। तो बच्चा होने के बाद क्यों वेट बढ़ा? क्योंकि उस ड्यूरेशन में आपने अपनी बॉडी को तो रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं दिया था, तो उससे बच्चे की ग्रोथ भी एम्प्रूव होगी एक, और दूसरा आपने अपनी बॉडी को भी खराब किया। दूसरा, जब भी कोई बीमारी होती है या आप का कुछ भी इवन सर्दी जुकाम बुखार ही हो गया 5-7 दिन, उससे रिकवरी के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए भी कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। ये दोनों का काम है यहाँ पे। सेकंड, हमारी बॉडी की जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन है, जितने काम शरीर में होते हैं, ठीक है, 2 मेजरली, एक पाचन के और दूसरे उस पाचन के बाद बॉडी एनर्जी बनाती है, वो दोनों काम प्रोटीन की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने पाचन के लिए एंजाइम्स चाहिए वो सारे एंजाइम्स बने किससे होते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, कौन कौन से? एक एमाइलेज करके एक एंजाइम है जो कि स्टार्च जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको शुगर में कन्वर्ट कर ब्रेक डाउन करता है। वो एमाइलेज क्या है? वो प्रोटीन है। ठीक है, पेप्सिन क्या है? वो एक प्रोटीन है। ठीक है, जो प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करता है, हम कोई भी खाने से प्रोटीन खा रहे हैं, उस प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो खुद एक प्रोटीन है। ठीक है, लाइपेज, लैक्टेज, ये सारे के सारे जितने एंजाइम जो बॉडी में अलग अलग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोटीन हैं। तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो एंजाइम डेफिशिएंट होंगे, मतलब एंजाइम की कमी होगी। अगर वो एंजाइम ही कम होंगे तो आपकी बॉडी का डाइजेशन अच्छे से काम करेगा ही नहीं, और जब डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करेगा तो दूसरा हिस्सा एनर्जी प्रोडक्शन। तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी भी प्रोटीन की प्रेजेंस में ही हो रही है। ठीक है, ब्लड में जो क्लोट्स बन रहे हैं या मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो सारी की सारी वो प्रोटीन वाला हिस्सा है। नया डीएनए बन रहा है वो भी प्रोटीन ही है। प्रोटीन एक मैसेंजर का काम आपके शरीर में करता है। ठीक है, जितने हार्मोन्स हैं बॉडी में वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन हैं जो हार्मोन्स का काम करते हैं एक लाइन, या फिर रिवर्स में बोलो तो हार्मोन्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो हार्मोनल इंबैलेंस होगा ही होगा, क्योंकि वो हार्मोन्स जो प्रोटीन का काम जो प्रोटीन से बने हुए हैं वो हार्मोन्स ही आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं बनेंगे तो फिर जाहिर सी बात है इंबैलेंस होगा। कौन कौन से हार्मोन? ठीक है, इंसुलिन जो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाता है, इंसुलिन किससे बना है? प्रोटीन से। ग्लूकागन जो स्टोर्ड ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का सिग्नल देता है। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ होती है, बोन्स की, टिश्यूज की,
वो क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। जितने ये लगा दे कि स्टेरॉइड्स है या कोई भी जो डिफरेंट तरीके के, वो सारे के सारे एमिनो एसिड से बने हैं, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी, हार्मोनल प्रॉब्लम मतलब आपकी बॉडी के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्शन नहीं बैठा पाएंगे, या एक एग्जांपल के तौर पे यही ले लें कि इंसुलिन ही बॉडी में अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो तो आप शुगर के पेशेंट भी बन सकते हैं, अगर आपकी कार्बोहाइड्रेट डाइट हाई है और प्रोटीन डेफिशिएंट आप। आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करने में प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रक्चर, बाल आपके, हड्डियां आपकी, स्किन आपकी, ये सब किससे बने? प्रोटीन से। सबसे पहला केराटिन, जो कि हमारे स्किन और बालों को बनाता है, ठीक है। आपने बहुत सारे शैम्पू के ऐड में सुना होगा कि केराटिन युक्त शैम्पू। अब वो केराटिन शैम्पू में होने से काम नहीं चलेगा, वो केराटिन बॉडी के अंदर एक प्रोटीन है, अगर वो बॉडी में डेफिशिएंट होगा तो आपके बाल टूटेंगे, बाल अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, चमकीले नहीं बनेंगे, ठीक है। आपके नाखून अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। दूसरा, कोलाजन एक प्रोटीन है, एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा रूप में अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है वो कोलाजन है। जिससे क्या बना? जिससे आपकी स्किन बनी, जिससे आपकी हड्डियां बनी, टेंडन्स, लिगामेंट, जॉइंट्स को जो आपस में जकड़ के रखते हैं, रेसे रेसे, वो सारे जॉइंट बॉडी के, ठीक है। और हड्डी, एक और भ्रांति बहुत बड़ी वाली वो ये कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारी हड्डियां कैल्शियम की बनी हुई हैं, अकेले नहीं, हड्डियों का मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा कोलाजन भी है, और कोलाजन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है। बोन्स अंदर से हार्ड नहीं होती हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होती हैं बोन्स, ठीक है। बाहर से हार्ड है, वो बाहर वाली स्ट्रक्चर को रिजिडिटी देता है कैल्शियम, लेकिन इंटरनली कोलाजन बहुत अबंडेंट मात्रा में बोन्स के अंदर पाया जाता है, जहां पे हमारा उसको बोलते हैं, एक फ्लूइड बोलते हैं हम लोग, नाम भूल गया मैं, सॉरी। तो वो अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इलास्टिन, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल जितनी की सारी खून की धमनियां जो बोलते हैं ना किलोमीटरों में लंबी हैं, वो सारी किस प्रोटीन से बनी है, ठीक है। टिश्यू किससे बने? प्रोटीन से बने हैं, ठीक है। तो हर वो चीज जो बॉडी के अंदर है वो बनी प्रोटीन से है। उसी की वजह से आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर मिल रही है, मोबिलिटी मिल रही है, आप हिल पाते हैं, आपकी हड्डियां मुड़ पाती हैं, ठीक है, हड्डियां रिकवर कर पाती हैं। अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो इसके विपरीत सारे परिणाम आपको होंगे। पॉइंट नंबर 5, मेंटेन्स प्रॉपर पीएच लेवल ऑफ बॉडी, ठीक है। एक पीएच बैलेंस करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी का पानी, जो कि एल्कलाइन पानी है। एसिडिक पानी की बजाय एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो बॉडी का पीएच बैलेंस होता है। और खास तौर पे मैंने बताया था पिछली बार हम लोग ने चर्चा करी थी, मिनरल्स हैं कुछ सर्टेन, ठीक है, जैसे बाइकार्बोनेट करके एक मिनरल है जो कि पीएच बैलेंस करने में, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट काम हमारा प्रोटीन भी करता है बॉडी को का पीएच बैलेंस करने में। कैसे? हीमोग्लोबिन के बारे में आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है वो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन हमारी बॉडी में जो पीएच को हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करने का काम करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हमारे ब्लड का जो पीएच मेंटेन होना चाहिए 7.4, वो पीएच बैलेंस करने में हीमोग्लोबिन बहुत हेल्प करता है। और अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी भी होगी, ठीक है, और वो बॉडी के पीएच बैलेंस करने में दिक्कत होगी। उसकी वजह से फिर आपकी बोन्स से बॉडी कैल्शियम निकालती है उस पीएच को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो आपकी बॉडी एसिडिक बनती चली जाएगी, आपकी बोन डेंसिटी वीक होती चली जाएगी, ठीक है, और इन्फ्लामेशन की समस्या भी इंक्रीज होगी धीरे धीरे प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। पॉइंट नंबर 6, बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस करने का काम भी प्रोटीन करता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में फ्लूइड जितना भी वेस्ट, चाहे वो इंपोर्टेंट लिक्विड है चाहे वो वेस्ट लिक्विड है जो बॉडी बाहर निकालती है, दोनों को बैलेंस करने का काम प्रोटीन करता है। कैसे? 2 की कंपोनेंट है बॉडी के प्रोटीन के, वो है एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। और ये बहुत सारे लोगों ने एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट जब हम करवाते हैं तब ये रिपोर्ट आती है एल्बुमिन बढ़ा हुआ है, ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, ठीक है। ये दोनों है क्या? ये दोनों एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करने में काम करते हैं, ठीक है, या वाटर रिटेंशन में हेल्प करते हैं। तो जब एल्बुमिन और ग्लोबुलिन लेवल घटता है तो बॉडी के अंदर से फ्लूइड लीक होके हमारी स्किन और मसल्स के बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और स्वेलिंग होती है, उसको बोलते हैं एडेमा,
ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा पैर फूल जाते हैं, ठीक है, पैर भी हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, ज्यादातर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई किडनी की समस्या, ना आपकी किडनी खराब हुई है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर इसका विपरीत असर पड़ता है आपकी लीवर पे भी। तो बॉडी में अगर अच्छा ब्लड बैलेंस चाहिए, स्वेलिंग नहीं हो, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करवाना है, ठीक है, क्योंकि ब्लड भी क्या है, मैक्सिमम वाटर ही है, और वो वाटर रिटेंशन का काम कौन कर रहा है, वो एल्बुमिन ग्लोबुलिन, वो क्या है, वो प्रोटीन है। प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बिगड़ेगा। इसको बोलते हैं, वो ये पैर फूला हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं एडेमा। और मैंने कितनी सारी ऐसी टेस्टीमनी सुनी फीमेल्स की, खासतौर पे मुझे शुरुआत में जब ये बात का पता नहीं था तो मुझे आश्चर्य सा हुआ कि यार ये कौन सा रिजल्ट है जो आ रहा है। कितनी फीमेल्स की ऐसी टेस्टीमनी की जी हमारा पैर शरीर फूला हुआ रहता था, या पैर सूजन, पैरों में सूजन रहती थी, हमने शेक पीना शुरू किया, हमारा वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं सोचता था बहुत टाइम तक, मुझे ये बात समझ में नहीं है कि यार शेक पीने से कैसे ठीक हो गया। शेक तो खाना है, खाना तो हम खा रहे थे। फिर पता लगा कि प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरी हो गई और वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। पॉइंट नंबर 7, इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी बनती है किससे? प्रोटीन से, ठीक है। जो बेस है, ठीक है, अगर कोई बोले कि बिल्डिंग किससे बनी तो ईंटों से बनी, सीमेंट और ईंटों से, ठीक है। उसके बाद आपने पीओपी करवाई, आपने पेंट करा, वो सब है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल वाले काम, लेकिन जो बेस है इम्यूनिटी का भी जो बेस है वो क्या? प्रोटीन है। तो हमारी बॉडी की में जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है, ठीक है, तो एंटीबॉडीज उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज कैसे बनी? ये बनी प्रोटीन से, ठीक है। तो जितना भी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होगा या कोई भी बैक्टीरियल अटैक होगा, उससे रिकवरी कब फास्ट आपकी होगी? जब आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज ज्यादा होंगी, एक, और मजबूत होंगी, दो, तो स्ट्रॉन्ग होगी कि उस वायरस बैक्टीरिया से लड़ पाए। और वो एंटीबॉडीज बनी हैं प्रोटीन से। तो जब वो प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो आपकी इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट वीक हो जाएगी, ठीक है। और आप मल्टीविटामिन खा खा के बस टेम्परेरी जुगाड़ करते रहेंगे, लेकिन उसकी जड़ में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। प्रोटीन्स हेल्प इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। तो जो चीज इससे बनी है, अगर मैं उसको वो दूंगा तब तो वो मजबूत बनेगी, ना कि उसको मैं केवल एक्सटर्नल सपोर्ट देता रहूंगा। पॉइंट नंबर 8, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स। बॉडी न्यूट्रिशन का आदान प्रदान, मतलब ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, और स्टोरेज डिपार्टमेंट, ये दोनों काम है प्रोटीन के। जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है, लंग्स से लेकर आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। एक होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो ग्लूकोज को आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। किससे बने हैं? प्रोटीन से, ठीक है। लाइपोप्रोटीन्स जो कि कोलेस्ट्रॉल और अदर फैट को आपकी बॉडी में सप्लाई करवाते हैं, किससे बने? प्रोटीन से, ठीक है। फेरेटिन। ज्यादातर फीमेल्स को आयरन डेफिशिएंसी रहती है। रीजन क्या है? कि आयरन कम खा रही है, यस। लेकिन दूसरा बड़ा रीजन, आपकी बॉडी का जो मैक्सिमम आयरन स्टोर होता है वो फेरेटिन के तौर पे स्टोर होता है। तो बहुत कम बॉडी चेकअप्स हैं जो रिकमेंड करते हैं फेरेटिन चेकअप को। तो अगर आपको ये जेन्युइनली जानना है कि आयरन डेफिशिएंसी कितनी हद तक है, तो आपको फेरेटिन वाला एक टेस्ट करवाना होगा। वो फेरेटिन क्या है? वो एक प्रोटीन है जो कि आयरन को बॉडी में स्टोर करता है, ठीक है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ये बड़ा इश्यू है कि आप में आयरन डेफिशिएंसी है। ये नहीं कि आप आयरन खा कम रहे हैं, आप खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं कर पा रही, क्योंकि यूज तो उतना ही करेगी जितना डेली रिक्वायरमेंट होगी। जो आपने एक्स्ट्रा एक्सेस इनटेक लिया उसको स्टोर करेगी, लेकिन आपका स्टोरेज डिपार्टमेंट ही खराब है। केसीन इन मिल्क प्रोटीन्स दैट स्टोर न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ। तो प्रोटीन आपकी बॉडी के अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई आयरन स्टोर कर रहा है, कोई न्यूट्रिशन को स्टोर कर रहा है, कोई ग्रोथ में काम कर रहा है, कोई ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। और ये सारे के सारे जब कम पड़ जाएंगे शरीर में तो ये सारे डिपार्टमेंट बिगड़ जाएंगे, और फिर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी और आप उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ठीक करते रहेंगे। लेकिन ये कमियां हुई थी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 9, प्रोटीन बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है, और प्रोटीन ही मेजर बैकअप सोर्स है एनर्जी का। जब बॉडी को एनर्जी चाहिए, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट बॉडी में अवेलेबल नहीं होते। और यहीं पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ज्यादातर लोग जब फास्टिंग करते हैं तो उनको लगता है कि यार फास्टिंग करने से ना वो हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा और वजन कम हो जाएगा और पेट कम हो जाएगा, तो लोग करते हैं फास्टिंग। जब आप फास्टिंग करते हैं और कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी को तो चाहिए एनर्जी। तो सबसे पहला जो बैकअप आपके एनर्जी का स्टोर रहता है, ठीक है, ग्लूकोज का जो बैकअप स्टोर रहता है लीवर में और मसल्स में, वो पहले बॉडी यूज करती है। जब आपका वो बैकअप खत्म हो जाता है, और वो बैकअप बहुत छोटा सा बैकअप होता है, ठीक है, 2-3 घंटे का बैकअप होता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन आप अभी भी फास्टिंग स्टेट में चल रहे हैं, आपने तो जी ठान रखा कि आप पेट को कम करके मानेंगे, तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। बॉडी एनर्जी कहाँ से यूज करेगी? तो बॉडी ढूंढेगी कि कौन सा सोर्स है जिसको मैं जला सकता हूँ, एनर्जी ईंधन के तौर पे यूज कर सकता हूँ। और सबसे पहले बॉडी पता किसको यूज करेगी ईंधन के तौर पे? मसल्स को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। बॉडी को मसल्स को ब्रेक डाउन करने में लगते हैं 6 से 8 घंटे, फैट को ब्रेक डाउन करने में लगते हैं 48 से 72 घंटे। तो सबसे पहले किसको ब्रेक डाउन करेगी? मसल्स को। इसलिए जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी मसल्स वीक होती हैं, बोन मास लूज होता है, वजन कम होता है, लेकिन मसल्स के तौर पे, ना कि फैट के तौर पे। आप कभी भी फैट बर्निंग नहीं कर पाएंगे, असंभव। अब सवाल आता है कि कितना प्रोटीन चाहिए। तो आपने इंपॉर्टेंस जान लिया, आपको समझ में आ गया कि आपकी बॉडी के सारे काम कर कौन रहा है? प्रोटीन कर रहा है। तो अब क्या चाहिए? तो बेस्ड ऑन न्यू डाइटरी गाइडलाइंस, यूएस गवर्नमेंट की और एफडीए की भी आ जाएंगी जल्दी, डब्ल्यूएचओ की भी आ जाएंगी नई गाइडलाइन जो है, आपको चाहिए आपके बॉडी वेट का 1.2 ग्राम मिनिमम फॉर मेंटेनेंस, और अच्छे से बॉडी को चलने के लिए, हेल्दी रहने के लिए 1.6 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए। अब अगर आप जोड़ेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इसके आसपास भी नहीं है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इतनी रिक्वायरमेंट पूरी कहां से करें। तो जी प्रोटीन के सोर्सेज पे बात करते हैं। तो प्रोटीन के क्या सोर्सेज हैं? तो प्रोटीन के 2 सोर्सेज हैं, अगर आप वेजिटेरियन है और एक आप नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप ज्यादातर क्या खाते हैं? रोटी सब्जी। रोटी में रोटी और सब्जी में दालें खाती हैं, बीन्स खाते हैं, मटर खाते हैं। किनोआ का नाम नहीं सुना ज्यादातर लोगों ने, टोफू का नाम नहीं सुना। नट सीड में प्रोटीन होता है लेकिन उसमें फैट ज्यादा होता है, तो वैसे वजन बढ़ा देगा, तो उसके चक्कर में खाते नहीं। और वैसे भी मूंगफली, सॉरी, बादाम आती है 1000 रुपए किलो। तो इतनी महंगी प्रोटीन तो क्यों ही खाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में डेयरी हमारे देश में एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो बहुत सारे लोग डेयरी कंज्यूम करते हैं। नॉन वेजिटेरियन में भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप जोड़ने पे आएंगे तो क्या आप जोड़ पाएंगे कि आपकी बॉडी की इतनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? नहीं, क्योंकि ये सब तो आप खा ही रहे हैं, और ये सब खाते हुए ही तो आप 10 में से उन 9 लोगों में आते हैं जिनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो सवाल ये आता है कि क्या आपका एग्जिस्टिंग सोर्स आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहा है फूड वाला? और वो है जवाब नहीं, वो नहीं कर पा रहा। अगर वो कर पा रहा होता, अगर आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी आपके बॉडी में नहीं होती, तो क्या आप ऐसे दिखते? बिल्कुल भी नहीं दिखते, ठीक है। तो अगर आप ऐसे दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी ये जो डाइट है ना, ये काम नहीं कर रही है। और आपको क्या चाहिए? वो जो गैप है, अब ये डाइट काम कर रही है लेकिन कितना? ये काम कर रही है 50, 60, 70%, और आप डेफिशिएंट हैं। ये नहीं कि आप प्रोटीन ले ही नहीं रहे डाइट में, बल्कि आप का एक ना जो गैप आ रहा है। जैसे लेट्स से कि मेरा वेट 65 केजी है और मुझे डेली मिनिमम 85 टू 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो मैं जब दिन में जोड़ता हूं अपने दोनों तीनों टाइम के मील मिला के, तो मेरा प्रोटीन बनता है 40 से 50 ग्राम के आसपास। चाहिए मुझे 90 ग्राम। तो मेरा जो गैप है वो गैप मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ना कि मैं प्रोटीन ले ही नहीं रहा हूं, ले रहा हूं, लेकिन वो जो गैप है, वो कमी जो है, और वो कमी एक दिन की कमी तो कोई परेशानी नहीं करती, लेकिन वो कमी ओवर द पीरियड मेरी बॉडी में अलग अलग इश्यूज क्रिएट कर रही है। उस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए? क्योंकि अगर वो डाइट से करने की मैं कोशिश करूंगा तो मैं जाने अनजाने में एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर लूंगा और मैं एक्स्ट्रा वेट गेन कर लूंगा, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो समाधान आता है कि आप लो कैलोरी न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करें, और वो जो गैप आपकी डाइट में है उस गैप को फिल करना स्टार्ट करें, तब जाके आपकी वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। और उसके लिए आपको एडिशनली न्यूट्रिशन कंज्यूम करना ही पड़ेगा। और ये इसलिए भी जरूरी है, दूसरा पॉइंट, कि ये चूंकि पेड का स्कोर 1 आता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, आपकी बॉडी में वो प्रोटीन कितने अच्छे से लगेगा
तो ये जो प्रोटीन के सोर्सेज है हमारे पास में, प्रोटीन पाउडर है, चाहे शेक मिक्स है, चाहे स्लिम शेक है, ये तीनों, और बच्चों के लिए आता है इनवीगो, ये सारे के सारे पैड का स्कोर 1, मतलब आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन और एब्जॉर्ब अच्छे से होने वाला प्रोटीन ये है। तो आपका जो प्रोटीन का गैप है, उस गैप को फिल करने में आपकी ये मदद करेगा। और यही करके मैंने भी रियलाइजेशन लिया, इसलिए मैं डेली अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इसी शेक के साथ में 2 चम्मच प्रोटीन के साथ में करता हूँ। 30 ग्राम प्रोटीन का मेरा ब्रेकफास्ट मेरे उस 90 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लास्ट पॉइंट, बहुत सारे लोगों को ये लगता है या डर लगता है या यूं बोले कि मार्केट में भ्रांति फैला दी गई है कि ज्यादा प्रोटीन मतलब किडनी डैमेज, मतलब तो हम तो मर ही जाएंगे जी प्रोटीन खा लेंगे। तो स्टडी शोज कि एक हेल्दी इंडिविजुअल सेफली 2 से 3 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर डे खा सकता है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। बल्कि असली नुकसान तो पता क्या है? असली नुकसान है कि अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अंडर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी रहेगी और आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो रिस्क कौन सी है? जो कम खा रहे हैं उसकी वजह से ज्यादा रिस्क है, वो ज्यादा बड़ी रिस्क है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट बात रिगार्डिंग प्रोटीन। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों को आप में से प्रोटीन की इंपॉर्टेंस, प्रोटीन की वैल्यू समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार अगर समराइज करें हमारी सारी बातों को, तो आपकी बॉडी में सब कुछ किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। आपके हार्मोन्स, आपके एंजाइम्स, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी आंतें, आपकी आर्टरीज, आपका हीमोग्लोबिन, आपका डीएनए, सब कुछ। और शरीर जिस चीज से बना हुआ है, अगर आप वही उसको नहीं देंगे तो क्या वो खराब नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब 2 बातें होंगी यहाँ से कि आप इन सारी बातों को मोटिवेशनल और ज्ञान की बातें बोल के नकार देंगे और बोलेंगे कि इनको तो बेचने आए प्रोटीन, इसलिए ज्ञान की बातें करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा ही रहेगा तो जाहिर सी बात है आप भी उसी बिरादरी का हिस्सा बनेंगे जो प्रोटीन डेफिशिएंट है, जिसका पेट आएगा। आप भी वो इंसान बनेंगे जो नीचे झुक के देखेगा तो उसको जमीन नहीं नजर आएगी, उसको पेट नजर आएगा। बेड तो दूर की बात है। ठीक है, ज्यादातर लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब बस वजन तो ठीक लग रहा है लेकिन ये पेट कम करवा दो, आप कभी भी वो पेट कम नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट रहेंगे। तो आपका वो पेट आया ही क्या करके था? प्रोटीन की कमी करके। आपने जब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में लिया, वो कार्बोहाइड्रेट जो आपने फील भी नहीं किया, आपने प्रोटीन समझ के दाल जो खाई ना, उसने आपका वो पेट बढ़ाया। तो हमें लिटरली रियलाइज करने की आवश्यकता है कि हम कितनी बड़ी समस्या के किनारे पे खड़े हैं। और अगर इसी तरीके से प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया में रही तो दिन दूर नहीं होगा जब हर आदमी कोई ना कोई प्रॉब्लम से परेशान होगा। और आज भी हैं, जितनी सारी फीमेल्स कंप्लेंट करती हैं, लेथार्जिक रहती हैं, हिम्मत नहीं रहती, हीमोग्लोबिन 8-9 घूम रहा है हमारा। ठीक है, काम करने का मन नहीं करता, पीसीओडी है जी, थायराइड है जी, हार्मोनल इम्बेलेंस है जी, है ना, फूल गई हैं, पैरों में सूजन रहती है, स्वेलिंग नहीं जा रही है, जाएगी भी नहीं जब तक प्रोटीन पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करने की आवश्यकता है? उस प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है, वो जो गैप चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप नहीं खा रहे हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिकल बात आपको बता रहा है, ऐसा नहीं कि आप खा नहीं रहे हैं, वो जो गैप आपने छोड़ दिया, जब तक आप उस गैप को भरेंगे नहीं ना, तब तक कुछ बदलाव नहीं होने वाला। और लिटरली मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ बिल्कुल। तो मैंने जो पिछले 1 महीने महसूस किया, मैंने देखा कि यार मैंने बहुत सारी शादियां घूमी हैं, ठीक है, भंडारे खाए हैं, और हल्का सा जो पेट आया, वो पेट उसी 1 महीने के एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट डाइट का परिणाम था। मैं ये छोटे से ड्यूरेशन में मैंने ये चीज महसूस करी। हालांकि जब वो लॉन्ग रन में होती है तो आपको फील ही नहीं होता कि आपको कब पेट आ गया, आपको लगता है कि यार कोई दिक्कत ही नहीं है। नवदीप सिंह जी बता रहे हैं चैट में, देखो इतनी बढ़िया बात बता रहे सर कि आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ठीक नहीं हो रही थी, प्रोटीन डाइट लेना शुरू किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। आपकी बॉडी प्रोटीन स्टोर ही नहीं कर सॉरी आयरन स्टोर ही नहीं करेगी। आयरन खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस सेशन से बहुत वैल्यू मिली होगी। ठीक है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट किए होंगे, और उससे भी ज़्यादा जरूरी जो मुझे लगता है वो ये
कि आप ये सारी बातें मानेंगे, ठीक है। और कल्पना जी ने जितने जोर से तालियां बजाई, मैं उम्मीद करूंगा कि मैम प्रोटीन लेना शुरू करिएगा और फिट बनिएगा, ठीक है। हाँ, एक मिनट, देखो देखो, ये होती है अवेयरनेस। ये देखो क्या बात है मैम, मेरी तरफ से जोरदार तालियां बनती हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया। ये होती है अवेयरनेस। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। थोड़ा तो वजन बढ़ा रखा आपने, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसको हम कम कर लेंगे, ठीक है। तो जिनके पेट निकल जाते हैं वापस में गले भी नहीं मिल पाते, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे रिगार्डिंग का कोई क्वेश्चन है प्रोटीन से